Hello everyone, welcome to Bio Shiksha with Akhil. Today we will discuss about ascent of sap, means Rasarohan. Ascent of sap means रसारोहण। रसारोहण का मतलब क्या है? पादप की जड़ों के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया होती है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। और यह अवशोषित जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को रसारोहण कहते हैं। और इस रसारोहण की प्रक्रिया में जाइलम तत्व अपना योगदान देते हैं, और उसमें भी स्पेशली वेसल यानी कि वाहिकाएं और ट्रैकेट्स यानी कि वाहिनिकाएं अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। ये दो तत्वों की बात हमने की। वर्तमान में ये चीज़ जानते हैं, प्रारंभिक समय में ये कैसे प्रूव किया गया कि जाइलम ही जल स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। उसके संदर्भ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आता है वो एक्सपेरिमेंट हमारा आता है रंजक प्रयोग बोल सकता हूँ मैं इसको मैं डाई एक्सपेरिमेंट बोल सकता हूँ। इसमें क्या किया गया? इसमें ये किया गया कि एक बीकर लिया गया, इस बीकर के अंदर जल लिया गया और उस जल में ईओसिन घोल दिया गया। ईओसिन के कारण अब इस विलयन का रंग लाल हो गया। और इसके अंदर क्या किया गया? एक पौधा रखा गया। एक पौधे की शाखा रखी जा सकती है, टहनी रखी जा सकती है, और उसको रखने के पश्चात लगभग 3 से 4 घंटों तक ऐसा रहने दिया गया। और 3 से 4 घंटों के बाद क्या देखा गया कि जो इस पादप की पत्तियां हैं, उन पादप की जो शिराएं हैं, उन शिराओं में लाल रंग दिखाई दे रहा था। उन शिराओं में क्या दिखाई दे रहा था? यहाँ पर लाल रंग दिखाई दे रहा था, रेड कलर दिखाई दे रहा था। और तो और जब इनकी टीएस काटी गई, इस शाखा की जब टीएस काटी गई, अनुप्रस्थ काटी गई और उसे माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो उसमें भी लाल रंग केवल जाइलम नलिकाओं में दिखाई दे रहा था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जल का ऊपरी चालन जाइलम के द्वारा होता है। फिर भी कुछ लोगों ने इसमें दोष निकाल दिए कि साहब प्लांट में केवल जाइलम तो होता नहीं है, और भी टिश्यूज़ होते हैं, वो भी तो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है साहब, हो सकते हैं। उसके लिए क्या किया गया? दूसरा एक्सपेरिमेंट आया, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? ध्यान से देखिए, वही सेम सेटअप क्या लगाया गया? एक बीकर लिया गया, बीकर में पानी रखा गया, और इस पानी में एक पौधा रखा गया। टहनी रख सकते हैं, छोटा पौधा रख सकते हैं, शाखीय, ये रखा गया। इसमें रखने के बाद क्या किया? स्पेशली टहनी या ब्रांची काम में ली जाती है। क्या किया गया कि रखने से पहले एक आपको गौर से देखनी पड़ेगी एक चीज़, कि मान के चलिए कि ये एक पौधा है और ये पौधे का क्या है? तना है। इस तने में क्या किया गया? इस तरह से कट्स लगाई गई। क्या लगाई गई? कट्स लगाई गई। ये देखिए, और केवल किसको छोड़ा गया? केवल जाइलम ऊतक को छोड़ा गया। किसको छोड़ा गया? जाइलम को छोड़ा गया। ये मान के चलिए कि आप जाइलम को छोड़ा जा रहा है। ऐसा यहाँ पर सेटअप किया गया है, ये सेम सेटअप है यहाँ पर, ये मान के चलिए आप। तो कुछ समय बाद, 3 से 4 घंटों के बाद क्या देखा गया कि ये ऊपरी जो भाग है, इस ऊपरी भाग में विल्टिंग नहीं आ रही, म्लानिता नहीं आ रही, यानी कि पादप का वायव्य भाग मुरझा नहीं रहा है। पादप का भाग मुरझा नहीं रहा, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जल का ऊपरी चालन हो रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं कि हमने बीच में केवल जाइलम रखा है। अगर और किसी ऊतक से होता तो जल का चालन केवल यहीं तक होता, आगे जल का ऊपरी चालन नहीं हो पाता। लेकिन जल का तो चालन ऊपरी हो रहा है, जल ऊपर तक जा रहा है। इसका मतलब केवल हमने जाइलम को छोड़ा है और जाइलम से ही ये जल ऊपर जा रहा है। अतः इस एक्सपेरिमेंट से पुष्टि हो गई कि जल का ऊपरी चालन जाइलम के द्वारा ही होता है। एक एक्सपेरिमेंट और आया है इसमें, जिसे बोलते हैं वैक्स एक्सपेरिमेंट। वैक्स एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? एक बीकर लिया गया, बीकर के अंदर एक गर्म यानी कि द्रवित मोम को लिया गया, और द्रवित मोम में इसमें एक पादप की टहनी को रख दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं
जल का ऊपरी चालन जाइलम तत्वों के द्वारा होता है। तो जल का ऊपरी चालन होता है तो यहाँ पर जल तो था नहीं, तो कौन जाएगा, वैक्स जाएगी। वैक्स गई और वो तो जम गई कुछ समय पश्चात। अब इस शाखा को दूसरे बीकर में जो कि जल से भरा हुआ है उसमें रखा गया, तो क्या देखा गया कि कुछ समय बाद इसमें विल्टिंग आ गई, ये मुरझा गया। क्यों मुरझा गया, क्योंकि जब हमने द्रवित मोम में रखा था, वैक्स में रखा था, इस स्थिति में मोम इसके जाइलम तत्वों में प्रवेश कर गई थी, या मैं बोलूँ जाइलम में प्रवेश कर गई थी। तो जब जाइलम में प्रवेश कर गई कुछ समय बाद वो जम गई। जब इसको हमने दूसरे बीकर में जो कि जल से भरा हुआ है में रखा, तो जल का ऊपरी चालन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जाइलम का मार्ग अवरुद्ध था। मैं ये बोलूं कि जाइलम ल्यूमेन, जाइलम गुहिका अवरुद्ध थी, परिणाम स्वरूप जल का ऊपरी चालन नहीं हो पाया। तो ये 2-3 एक्सपेरिमेंट इस संदर्भ में किए गए कि जल का स्थानांतरण या जल का ट्रांसफर जाइलम या जाइलम तत्वों के द्वारा होता है। तो ये तो बात होगी जल स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सेप, यानी कि रसारोहण की क्रियाविधि कैसे होती है। रसारोहण की क्रियाविधि के संदर्भ में 3 मत दिए गए हैं। कौन कौन से मत दिए गए हैं? एक दिया गया है वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सा दिया गया है? वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि जैविक मत सिद्धांत। और दूसरा दिया गया है रूट प्रेशर थ्योरी। कौन सा दिया गया है? रूट प्रेशर थ्योरी। और तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है फिजिकल, यानी कि भौतिक बल सिद्धांत। कौन सा दिया गया है? फिजिकल बल सिद्धांत। इन सभी नोट्स की पीडीएफ आपके पास उपलब्ध, आप आराम से देख सकते हैं। मैं आगे आपको वहीं ले भी चलता हूँ। देखिए कि अभी हमने बात की थी रसारोहण के मार्ग की बात की थी कि किस तरह से होता है। तो आप देखें रंजक एक्सपेरिमेंट है, नीचे आप देखें रिंगे एक्सपेरिमेंट है, और दूसरा जो है वैक्स एक्सपेरिमेंट मैंने आपको अभी अभी समझाया है, आप इसे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कौन सा? मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सेप, जिसमें 3 हैं, जैव शक्तिवाद है, मूलदाब सिद्धांत है और भौतिक बल सिद्धांत। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे इनके नाम है वैसे ही इनके बारे में बात की गई है। जैसे जैव शक्तिवाद है, तो जैव शक्तिवाद में उन वैज्ञानिकों के मत दिए गए हैं जिनका ये मानना है कि रसारोहण की क्रिया जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है। मूलदाब सिद्धांत में स्टीफन हिल्स का मत दिया गया है, जिनका मानना था कि रसारोहण की क्रिया मूल में उत्पन्न दाब यानी कि मूल दाब के कारण होती है। और भौतिक बल सिद्धांत में ये माना गया कि रसारोहण की क्रिया भौतिक कारकों से उत्पन्न बलों के कारण होती है, जो कि संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसमें डिक्सन और जोले का सिद्धांत दिया गया है। सबसे पहले हम वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी में अगर देखें, जो कि जैसा मैंने अभी अभी आपको कहा कि इसमें बोला गया जीवित कोशिकाओं के द्वारा रसारोहण की क्रिया होती है। इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? इसमें सिद्धांत आता है वेस्टरमेयर का सिद्धांत आता है, गोडलवस्की का सिद्धांत आता है, और एक स्पंदन सिद्धांत भी पढ़ेंगे, पल्सेशन थ्योरी पढ़ेंगे जो जे.सी. बोस ने दी थी। ये 2-3 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं वेस्टरमेयर? ये बोल रहे हैं कि वाहिकाएं और वाहिनियां जल संग्रह का कार्य करती हैं, जबकि पादप स्तंभ में जल काष्ठ मृदु तक होने वाली जैव क्रिया के फलस्वरूप ऊपर चढ़ता है। बड़े गौर से पढ़ें। वाहिकाएं और वाहिनियां जल संग्रह का कार्य कर रही हैं। जल किसके कारण चढ़ रहा है? काष्ठ मृदु तक, वुड पैरेन्काइमा, या जिसे मैं जाइलम पैरेन्काइमा बोल सकता हूँ, उसमें होने वाली जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप ऊपर चढ़ता है। गोडलवस्की क्या बोल रहे हैं? गोडलवस्की बोल रहे हैं कि जाइलम मृदु तक, वुड पैरेन्काइमा की बात कर रहा हूँ मैं, जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर रहा हूँ, काष्ठ मृदु तक की बात कर रहा हूँ, ये एक ही है। और मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं में परासरण दाब में जो आवर्ती परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। आप गौर करें, कई बार ये क्वेश्चन कैसे आता है कि जैविक बल सिद्धांत के अनुसार जाइलम तत्वों में कौन सा तत्व रसारोहण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, हम बार बार बोल रहे हैं कि जैविक बल सिद्धांत के अनुसार या उसके आधार पर। ऑप्शन में आ जाए आपके पास वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदु तक, इनमें से कोई नहीं, तो आप वाहिकाएं, वाहिनाएं, या चौथा पॉइंट दे दिया जाए, मतलब डी ऑप्शन दे दिया जाए ए तथा बी, तो आप ए बी के टिक लगा देंगे? बिल्कुल ही नहीं। ऑप्शन आएगा जाइलम मृदु तक, वुड पैरेन्काइमा, काष्ठ मृदु तक, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जाइलम तत्व 4 एलिमेंट, मतलब जाइलम 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वेसल से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड से मिलकर बना होता है, और जाइलम या वुड पैरेन्काइमा और वुड फाइबर या जाइलम फाइबर, यानी कि जाइलम तंतु या रेशे जिन्हें हम बोलते हैं। हम यहाँ पर 3 की बात बार बार कर रहे हैं, बार बार 3 की बात कर रहे हैं कि 3, एक तो जाइलम मृदु तक, एक ऊपर हमने बात की वेसल्स की और ट्रैकिड्स की,
ये देखिए, ये वेसल्स वो ट्रैकेट्स आ गई और ये वेसल्स आ गई। तो ये दोनों तो डेड होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, डेड होती हैं, तो इनका रोल प्ले नहीं है। और इसमें लिख भी रखा है कि जल संग्रह का कार्य करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये दोनों जल संग्रह का कार्य करते हैं। मेन जो ऊपर जल चढ़ रहा है वो काष्ठ मृदु तक के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन के कारण चढ़ रहा है। जैविक बल सिद्धांत के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि इसके कारण चढ़ रहा है। इस सिद्धांत में जो बात कही गई है उसकी बात कर रहे हैं। गोडलवस्की का सिद्धांत आगे, इस सिद्धांत को रिले पंप थ्योरी भी बोलते हैं, इसे आवर्ती परिवर्तन सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे पीरियोडिक चेंज थ्योरी भी बोलते हैं, ये इसके उपनाम है। अब ये तो बात हो गई इन दोनों की। इसमें दोष निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया कि अनेक प्रयोगों से स्पष्ट किया गया कि निर्जीव कोशिकाएं रसायन को पूरा कर सकती हैं। तो दोनों सिद्धांत या दोनों मत तो वैसे ही बेकार हो गए। नेक्स्ट, जो तीसरा जैविक बल सिद्धांत के संदर्भ में जो तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। वो आता है पल्सेशन थ्योरी। वो कौन सा आता है? पल्सेशन थ्योरी, स्पंदनवाद सिद्धांत या पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी। किसने दिया? जेसी बोस ने दिया। एक बहुत अच्छा सेटअप किया था, वो सेटअप हम देखते हैं। तो आप ये सेटअप किया गया था, ये देखिए, ये डायग्राम आता है तो वो भी आ जाएगा। 1% आपको रटने की नीड है नहीं। इसमें एक तो ये पौधा है। ये पौधा तो कौन सा है? डेस्मोडियम प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, जो कोई भी विक्षेप अगर होता है तो उसको दर्शाएगा। और जो आपको ये दिख रही है, ये एक इलेक्ट्रिक प्रोब है, यानी कि इलेक्ट्रिक सुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें ये इलेक्ट्रिक प्रोब जहाँ तक प्रवेश करवाई गई है वो एंडोडर्मिस है। पीछे आप पॉज करके देख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने लिख भी रखी हैं। एंडोडर्मिस कहाँ तक प्रवेश करवाई जाती है? एंडोडर्मिस तक। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि जेसी बोस मत के अनुसार या स्पंदनवाद सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रिक प्रोब को पादप के किस भाग तक प्रवेश करवाया जाता है? एंडोडर्मिस तक प्रवेश करवाया जाता है, ओके। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये कुछ सेटअप करते वक्त हमें ध्यान रखने लायक बात थी, उनके बारे में हमने बात की थी। आगे देखते हैं कि सिद्धांत कैसे आया। जेसी बोस का क्या कहना था? जेसी बोस का कहना था कि जैसे प्राणी होते हैं, आई मीन एनिमल्स होते हैं, मानव होता है, उनमें स्पंदन की क्रिया होती है। उनमें क्या होती है? स्पंदन की क्रिया होती है। जंतुओं में भी होती है, मनुष्य में भी होती है। तो वो मानते थे, या उनका मत था कि पौधों में भी इसी प्रकार से स्पंदन की क्रिया होती है। और उसी स्पंदन की क्रिया के कारण, यानी कि उस जैविक क्रिया के कारण रसायनों की क्रिया होती है। और इसके लिए उन्होंने पूरा सेटअप दिया और बताया। क्या किया उन्होंने? ये सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा सेटअप उन्होंने किया। तो इसमें अगर कोई भी विक्षेप, अगर इसके द्वारा कोई भी गति होती है तो उसको ये रीड करेगा और गैल्वेनोमीटर उस विक्षेप को दर्शाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में इस स्थिति में हमें विक्षेप नज़र आता है जैसे ही। और ये किस में आ रहा है? ये कोर्टेक्स के कारण हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। कोर्टेक्स सेल्स में जो भी मूवमेंट होता है उसके कारण ये विक्षेप गैल्वेनोमीटर दर्शा रहा है। क्योंकि रियलिटी में अगर हम बात करें तो सर विक्षेप आया कैसे? तो विक्षेप वलकुट की कोशिकाओं में स्पंदन की क्रिया के कारण यहाँ पे आ रहा है। और उन्होंने ये भी बोला कि एक स्पंदन में कितना 14 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का समय लगता है। और इस प्रकार उन्होंने अपने मत की इतिश्री कर ली कि स्पंदन के कारण ही रसायन की क्रिया होती। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसमें दोष निकालना प्रारंभ कर दिया। क्या निकाला उन्होंने? पहली बात तो जो हमने पहले ऊपर दो मतों का दोष निकाल चुके हैं कि रसायन की क्रिया निर्जीव कोशिकाओं के द्वारा भी होती है। तो सबसे मेन दोष तो यही है। ये डीमेरिट जैसे ही आया, मत खारिज हो गया। दूसरा क्या कहा गया? दूसरा ये कहा गया कि डिक्सन और जोली का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। उन्होंने ये बोला कि अगर मान लिया जाए कि ऐसे होता है, मान लिया जाए ऐसे होता है, तो एक स्पंदन अगर ऊंचे या लंबे वृक्षों में जल ऊपर चढ़ाना है तो एक स्पंदन 1 सेकंड में 230 से लगभग 300 स्पंदन होने चाहिए, तब ये स्पंदन मत सही माना जा सकता है। ऐसा जो कि ऐसा होता नहीं है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या किया गया? इसको खारिज कर दिया गया। स्ट्रासबर्गर भी आए इस कड़ी में। स्ट्रासबर्गर आए, उन्होंने बोला कि जीवित कोशिकाओं को यदि मृत कर दिया जाए, ताप देकर किया जाता है, विष देकर किया जा सकता है। विष देकर जैसे कि पिक्रिक एसिड में अगर आप
सेल्स को डिप करके रख देंगे या उससे उपचारित करवा देंगे तो कोशिकाएं मृत हो जाएंगी। किसमें? पिक्रिक एसिड। ऐसी स्थिति में पिक्रिक एसिड से मृत करवाने के बाद अगर उसको जल से भरे बीकर में रखा जाता है तो भी रसायन की क्रिया होती है। तो ऐसी स्थिति में इन सब सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया। तो इस प्रकार जैविक बल सिद्धांत खारिज कर दिए गए और इन्हें नहीं माना गया। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। जो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक प्रोब है, गैल्वेनोमीटर है, एंडोडर्मिस तक सुई है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट यूज़ लिया, इसी को बोलते हैं इंडियन टेलीग्राफ, डेस्मोडियम को ही बोलते हैं, डेस्मोडियम गायरेंस को भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा मत आता है वो आता है रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत की बात करें तो मूल दाब सिद्धांत मैं आपको बताऊं किसने दिया? स्टीफन हेल्स ने दिया। किसने दिया? स्टीफन हेल्स ने दिया। और प्रिस्टले ने और वाइट ने इसका समर्थन भी किया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है मूल दाब सिद्धांत में हम पढ़ें या आगे चले उससे पहले हमें ये तो पता चले मूल दाब होता क्या है। नाम से आप बोल दोगे सर मूल में उत्पन्न दाब को मूल दाब कहते हैं, लेकिन मूल में ये दाब उत्पन्न क्यों होता है? देखें आप, मूल में दाब उत्पन्न कैसे होता है कि मूल में कॉर्टेक्स सेल पाई जाती है, यानी कि जिसे मैं रूट कॉर्टेक्स कह सकता हूँ। रूट कॉर्टेक्स की कोशिकाओं की स्फीत दशा में अपने ही कोशिका द्रव्य पर पड़ने वाला एक द्रव स्थैतिक दाब होता है, और उस दाब के कारण जो द्रव होता है वो द्रव जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करके तने में कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है। इसी को मूल दाब कहते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि रूट कॉर्टेक्स की कोशिकाओं की स्फीत दशा में अपने कोशिका द्रव्य पड़ने वाला वह द्रव स्थैतिक दाब जिसके फलस्वरूप उसमें उपस्थित द्रव किस में उपस्थित? रूट कॉर्टेक्स में। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, रूट कॉर्टेक्स में उपस्थित द्रव जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करके तने की कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। कुछ ऊंचाई तक, ये ध्यान रखें आप, कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है। इसी को मूलदाब कहते हैं। और मूलदाब शब्द का प्रयोग किसने किया था? हमने अभी अभी बात की है, स्टीफन हेल्स ने किया था। किसने किया था? स्टीफन हेल्स ने किया था। एक साइंटिस्ट आते हैं इसके बाद में और उनका नाम था स्टॉकिंग। क्या नाम था? स्टॉकिंग। उन्होंने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया? उन्होंने इसे और भी इजी बना दिया, बहुत सिंपल। उन्होंने बोला मूल की वेसल में, मतलब मूल की वाहिकाओं में उत्पन्न दाब जो जड़ की उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है उसे रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। यानी कि उपापचयी क्रिया शब्द जोड़ के इन्होंने बाकी जो भी रामायण थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये दाब क्या है? इस दाब को हम इस एक्सपेरिमेंट से इजीली समझ सकते हैं। आपको जो परिभाषा बताई गई, अगर वो परिभाषा आपकी समझ में नहीं आएगी तो एक्सपेरिमेंट इजीली समझ में नहीं आएगा। देखें, ये पोट है, ठीक है, ये यहाँ तक जो आपको भाग दिख रहा है ये एक शाकीय पौधा है, एक हेल्दी प्लांट है पूरा। उसमें क्या किया गया है कि भूमि से कुछ ऊपर, यानी कि मिट्टी से कुछ ऊपर इसके तने को काट दिया गया, कुछ इंच से ऊपर काट दिया गया और बाकी सब हटा दिया गया। और हटाने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पर ये एक रबर की ट्यूब लगाई गई। रबर की ट्यूब लगाने से क्या हो गया, नीचे वाले कटे हुए तने में और ऊपर एक कांच की नली में संपर्क स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर एक रबर की नली और लगाई गई है और इसमें एक यू आकार की कांच की नली और लगाई गई है और इसमें पारा, मरकरी को भरा गया है। किसको भरा गया है? पारा या मरकरी को भरा गया है। और ऊपर पारा जहाँ ऊपर भरा हुआ है यहाँ पर मैनोमीटर लगा दिए गए। मैनोमीटर कौन होता है? 1 मार्क क्वेश्चन। मूल दाब मापन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, और इस मैनोमीटर या इस कांच की जो ट्यूब है इसको यहाँ पे एक स्टैंड पे स्थापित कर दिया गया और इस प्रकार ये सेटअप लगा दिया गया। ये सेटअप समझ में आ गया तो देखकर भी समझ में आ जाएगा क्या है। हमने अभी पढ़ा है कि रूट में या रूट की वेसल्स में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनसे एक दाब उत्पन्न होता है, उसे हम रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। और मूल दाब के कारण हमेशा जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करके तने में कुछ ऊंचाई तक जल चढ़ता है, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ता। ठीक है, तो जैसे ही जल, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें मरकरी भरी हुई है, मैं बता चुका हूँ। तो जल तने में कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है, जल की कुछ बूंदें इसमें कुछ ऊंचाई तक चढ़ती। जैसे ही चढ़ती हैं तो पहले से जल था तो वो इस जल पर दाब बनाएंगी। ये जल पहले से उपस्थित पारा या मरकरी पर दाब बनाएगा।
परिणाम स्वरूप पारा ऊपर चढ़ जाएगा और मैनोमीटर में हम रीडिंग को नोट कर लेंगे कि मूल दाब कितना है। बात समझ में आ गई? तो स्टीफन हिल्स ने यही बताया कि रसारोहण की जो क्रिया होती है वो इसी मूलदाब के कारण पादपों में संपन्न होती है। बात क्लियर हो गई। लेकिन लोगों ने इसमें भी दोष निकालना प्रारंभ कर दिए और दोष सही भी थे। कैसे सही थे देखते हैं हम। पहली बात, वैज्ञानिकों ने बोला कि ये जो सिद्धांत है वो केवल छोटे शाकीय पौधों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? छोटे शाकीय पौधों पर लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करने के बाद तने में कुछ ऊंचाई तक जल का आरोहण होगा। दूसरी बात करते हैं। दूसरा है कि ये बोल रहे हैं मूलदाब के कारण चढ़ता है, और मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात करूं? जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में भी मैं कोनिफर्स की बात करूं तो उनमें तो मूलरोम होता ही नहीं है, तो मूलदाब बनेगा नहीं। मूलदाब बनेगा नहीं तो जल का आरोहण नहीं होगा, और जल का आरोहण नहीं होगा तो पौधा मृत हो जाएगा। लेकिन पौधा तो जीवित है, मतलब मूलदाब के अतिरिक्त कोई अन्य बल कार्य कर रहा है जिसके कारण रसारोहण की क्रिया हो रही है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से इस सिद्धांत में भी दोष निकालकर इसे टाटा बाय बाय कह दिया गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रारंभिक समय में अगर किन लोगों को जब डिक्सन जोली का पता नहीं चला तो उस समय जब इसको कुछ लोगों ने समर्थन भी दिया, जिन्होंने मिडिल में रहकर बात की, तो उन्होंने ये बोला कि अगर इसके द्वारा मान भी लिया जाए तो केवल छोटे शाकीय पौधों में ही इसके द्वारा आरोहण हो सकता है। उनका ये मानना था। वो खारिज भी नहीं कर रहे थे तो पूर्ण रूप से समर्थन में भी नहीं थे कि बड़े पौधों में तो ऐसा होता नहीं है, और प्रकृति में ऐसा है नहीं कि कुछ पौधों में जल आरोहण कैसे हो और कुछ पौधों में जल का आरोहण कैसे हो। ठीक है। हालांकि हाँ, ये भी बात सही है कि गर्मियों में और सर्दियों में भी मूलदाब में अंतर होता है। गर्मियों में मूलदाब कम होता है, सर्दियों में अधिक होता है, क्योंकि सर्दियों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, गर्मियों में अधिक होता है। इसलिए भी इस मत को नकारा जा सकता है। जो हम आगे चलते हैं तो हमारे पास लास्ट और अंतिम मत आता है, वो आता है फिजिकल फोर्स थ्योरी। कौन सा आता है? भौतिक बल सिद्धांत। और भौतिक बल सिद्धांत में अगर हम चलें तो ये उसी का डायग्राम है। ये सारी बातें मूलदाब के बारे में बात की गई है। फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिक बल सिद्धांत की बात करें तो इन सिद्धांतों के अनुसार रसारोहण केवल भौतिक बलों के कारण होता है। किसके कारण होता है? भौतिक बलों के कारण होता है। और भौतिक बल कोई एक नहीं है। भौतिक बल, वैज्ञानिकों ने बोला, समय समय पर अनेक बलों को रसारोहण का कारण बताया, जैसे वायुमंडलीय दाब है, अंतःशोषण है, केशिकत्व है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो माना जाता है डिक्सन जोली का। किसका माना जाता है? डिक्सन और जोली का। डिक्सन और जोली ये सब वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत देते हैं और ये बोलते हैं कि जल का ऊपरी चालन या रसारोहण 3 संयुक्त बलों के कारण संपन्न होता है। और वो संयुक्त बल कौन कौन से हैं? 3। ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि वाष्पोत्कर्षण बल, एक संसर्जक बल और एक आसंजक बल यानी कि कोहेसिव और एडहेसिव। ये 3 बल जब संयुक्त रूप से कार्य करते हैं या लगते हैं तो पौधों में जल का ऊपरी चालन संभव हो पाता है। देखते हैं कैसे। देखें, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक आइडियल डायग्राम है। इसे आप गौर से देखें। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा मामला भी समझ में आ जाएगा हमारे। ये आपको दिख रहा है कि ये एक पौधे का, मतलब ये पूरा पौधे का स्टेम है, और इसके बाद में जो ये बीच में दर्शाया गया है ये जाइलम स्ट्रैंड है। ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ बताने की नीड नहीं है। ये लीफ है। ठीक है। क्या है इस सिद्धांत के अनुसार बात पूरी क्या की गई है? देखें, ये बोल रहे हैं कि ये लीफ है, ये पत्ती है, और पत्ते में होते हैं स्टोमेटा। ये अगले वीडियो में देखेंगे कि स्टोमेटा क्या है, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो ट्रांसपिरेशन पे ही आएगा। कि ये पत्ती है, पत्ती में होते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र। रंध्रों में होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाटर लॉस, यानी कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल की हानि या जल की वाष्प के रूप में हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। तो जल की हानि होती है। परिणाम स्वरूप जो रंध्र में द्वार कोशिकाएं होती हैं, जो कि स्फीत होती हैं, तब रंध्र खुले रहते हैं, तो पत्ती की जो सेल्स होती हैं उन कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है। जल की कमी हो जाती है तो वो उस जल की कमी को कहाँ से पूरा करेगी? वो अपने समीपस्थ, जो अपने पास में जो दूसरी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा उसको क्या कर लेगी? पूरा कर लेगी।
यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक कोशिका है, इसमें जल की कमी हुई तो ये क्या करेगी, अपने समीपस्थ कोशिकाओं से उसकी आपूर्ति कर लेगी। इनमें कमी आएगी तो ये कहाँ से करेंगी, ये अपने समीपस्थ कोशिकाओं से कर लेंगी। इनमें कमी आएगी तो ये कहाँ से करेंगी, ये अपने समीपस्थ कोशिकाओं से कर लेगी। और ये प्रक्रिया चलती जाएगी। किसके कारण हो रहा है ये, वाष्पोत्सर्जन के कारण हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो परिणाम स्वरूप वाष्पोत्सर्जन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो पत्ती के जाइलम से लेकर जड़ के जाइलम तक पहुंच जाता है। चूंकि ये बल वायवीय भागों से लगा है, ऊपर से नीचे की तरफ लगा है, इसलिए ये ऋणात्मक बल है। कैसा बल है, ऋणात्मक बल है। जब मैंने जल अवशोषण के वीडियो में आपको ये बताया था कि जल अवशोषण की क्रियाविधि सक्रिय और निष्क्रिय 2 प्रकार से होती है और उनमें अंतर बताए थे, और मैंने बोला था कि जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, मूल दाब और फिजिकल फोर्स थ्योरी, तब आपको ये दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं उसको अभी रिपीट भी करूँगा वीडियो एंड करने से पहले। तो ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि वायवीय भागों से भूमिगत भाग की तरफ लगता है। ये तो किसकी बात कर ली हमने, वाष्पोत्सर्जन बल या वाष्पोत्सर्जन कर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की बात कर ली। ठीक है साहब। इसके कारण क्या होगा, जैसे ही जल जाइलम की जड़ों में जाइलम तक पहुंचेगा तो जल का ऊपरी चालन प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या केवल अकेले इसी के कारण जल का ऊपरी चालन हो जाएगा क्या, और कोई अपना रोल प्ले नहीं करेगा? करेंगे। कौन रोल प्ले करेगा, जल खुद करेगा। कौन करेगा, जल खुद करेगा। जल क्या है, आप बोलेंगे सर ये जल है, ये क्या है, ये जल है। तो ये आप ऐसे पढ़े, ये इस प्रकार से क्या होगा आप समझ सकते हैं। आगे ये इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। ठीक है। ये कौन है, ये संसर्जक बल है। संसर्जक बल समान अणुओं के मध्य लगने वाला, यानी कि मैं बोलूं कि यहाँ पर समान अणु कौन है, जल। तो जल अणुओं के बीच आपरशीय आकर्षण किसके कारण होता है, संसर्जक बल के कारण होता है। तो इस संसर्जक बल के कारण जल एक निरंतर एक कॉलम के रूप में चढ़ेगा, ऊपरी चालन होगा। इसके अलावा और कोई फोर्स काम करेगा क्या, बिल्कुल करेगा साहब। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक आसंजक बल और होता है। ये आसंजक बल कहाँ काम करेगा, ये बल करेगा वही के तत्वों की सतह पर, यानी कि जल अणु, क्या जल अणु ये है, ये जल अणु और ये जाइलम वेसल की जो भित्ति है उसके मध्य, यानी कि ये असमान अणुओं के मध्य कार्य करता है, उसे बोलते हैं आसंजक। आसंजक मतलब आसंजक असमान, ऐसे याद रखें आप, ससंयोजक ससमान। तो इनके मध्य जो कार्य करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, आसंजक। तो अंततः फाइनली मैं क्या कह सकता हूं कि जल का ऊपरी चालन या रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्कर्षण, संसर्जक और आसंजक बल के कारण होती है। क्यों, क्योंकि ये तीनों बल जब एक साथ कार्य करते हैं तो जल का एक स्तंभ बन जाता है जाइलम में। क्या बन जाता है, जल का एक स्तंभ बन जाता है और जल का ऊपरी चालन आसानी से हो पाता है। और ये सभी पौधों में होता है, कितना ही ऊंचा, यानी कि कितनी ही लंबाई का पौधा हो, उसमें भी ये सिद्धांत कार्य करता है, ये मत कार्य करता है। और बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे कर्टिस थे, क्लार्क थे, क्रैमर, बोनर, ये सारे इस मत के समर्थन में थे कि जल का ऊपरी चालन ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी या वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत या संसर्जक तनाव सिद्धांत या डिक्सन जोली मेथड के द्वारा होता है। तो वर्तमान में जो सर्वमान्य विधि है या सर्वमान्य सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा वैलिड किया गया है ट्रांसपिरेशन पूल, किसके लिए, रसारोहण की क्रिया के लिए। ठीक है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें भी लोगों ने दोष निकाले। दोष क्या निकाला, दोष निकाला कि साहब जल का स्तंभ बनता है। क्या बनता है, जल का स्तंभ बनता है। जल का स्तंभ बनेगा, जल का स्तंभ बनेगा तो जल के स्तंभ, ये जल का स्तंभ बनता है यहाँ पर ऐसे, तो जल के स्तंभ में यदि वायु का बुलबुला प्रवेश कर जाए तो ऐसे स्थिति में वाटर कॉलम है जो जल स्तंभ वो टूट जाएगा। दूसरा लोगों ने कहा कि जल का जब कॉलम बनेगा तो लंबे वृक्षों में भी कॉलम ही बनेगा, और जब लंबे वृक्षों में जल का कॉलम बनेगा
तो इस जल के कॉलम का वेट लगभग 360 एलबी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 एलबी तक हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कुछ, और ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि अगर वाटर कॉलम या जल स्तंभ का वेट 360 एलबी हो जाए या इसके आसपास हो जाए, तो ये वजन या ये माप किसी भी वाटर कॉलम को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो जब इतना वेट हो जाएगा वाटर कॉलम का, तो ऐसी स्थिति में वाटर कॉलम तो टूट जाएगा। तो ये दो दोष निकाले गए कि रसायन की क्रिया ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी के अनुसार होना संभव नहीं है। इसलिए उन लोगों का, यानी कि एक स्पेशल वर्ग का, वैज्ञानिकों के एक वर्ग का ये मानना है कि असेंट ऑफ सैप यानी कि रसायन की क्रिया एक मिस्टीरियस प्रोसेस है, एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से ये रसायन की क्रिया संपन्न होती। हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं कि रसायन की क्रिया ट्रांसपिरेशन के कारण होती है। कैसे कर सकते हैं? देखिए आप, ये नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक बीकर ले सकते हैं और इस बीकर में क्या भर सकते हैं? हम मरकरी भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? मरकरी भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? मरकरी, पारा भर सकते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे? एक कांच की नली लेंगे और इस कांच की नली में यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्क लगाकर एक पादप की टहनी लगा देंगे यहाँ पर, और इसे सेटअप को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक स्टैंड लगा देंगे। आगे बात समझ। और इसके अंदर यहाँ पे मरकरी है और यहाँ पर क्या भर देंगे? पानी भर देंगे। क्या भर देंगे? पानी भर देंगे। यहाँ तक आप मान के वेट, ये यहाँ तक आप मान के चलिए, यहाँ तक मरकरी भरी हुई है, यहाँ तक। कुछ घंटों बाद हम क्या देखेंगे कि मरकरी का स्तर बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगी, या हमें बढ़ा हुआ स्तर नजर आएगा। किस बात को प्रूव करता है? वो इस बात को प्रूव करता है कि वायवीय भागों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हुआ है। वाष्पोत्सर्जन हुआ है तो पत्ती में उपस्थित कोशिकाओं के ओपी के मान, पत्ती में उपस्थित कोशिकाओं के ओपी के मान में वृद्धि हुई है। ओपी के मान में वृद्धि हुई, ध्यान रखना, ये मैंने आपको पराशरण में भी बता रखा है कि हैरिस के अनुसार पत्तियों में ओपी का मान अधिकतम होता है, जड़ों में न्यूनतम होता है, ये बता रखा है, तभी जल अवशोषण की क्रिया होती है। ये ओपी का मान, डीपीडी का मान भी बढ़ेगा, डीपीडी का मान भी बढ़ा, क्योंकि डीपीडी का मतलब ही वाटर डिमांड है, जल की मांग है। तो पत्ती में वाष्पोत्सर्जन होगा, जल की कमी आ जाएगी, ओपी के मान में वृद्धि हो जाएगी, डीपीडी के मान में वृद्धि हो जाएगी। परिणाम स्वरूप वो समीपस्थ कोशिकाओं से करेगी और अंततः वाष्पोत्कर्षण तनाव ओरिजिनेट होगा, जो कि ऋणात्मक है, नीचे की तरफ लगेगा, जल का ऊपरी चालन होगा। जल का ऊपरी चालन होगा तो यहाँ पर जो स्थित जल है वो तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन नीचे जल नहीं है, नीचे मरकरी है, तो वो भी ऊपर, उसका भी ऊपरी चालन होगा और वो यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जल का ऊपरी चालन वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत के अनुसार ही होता है। आई होप आपके ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बात की थी कि मैं आपको निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण के बारे में पुनः बताऊंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी बताया था और मैंने बोला था कि जब हम वो सिद्धांत पढ़ लेंगे तब हम उन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद एक बार दोबारा बात करेंगे। तो अगर आपके पास PDF हो नोट्स तो आप खोल के बैठ जाएं और सुनते रहें। हमने एक तो बात की थी इधर सक्रिय की और इधर बात की थी निष्क्रिय की। किसकी बात की थी? निष्क्रिय की। ठीक है, क्या बात की थी? सक्रिय के लिए हमने बोला पहला कि साहब ये रात्रि काल में होता है या प्रातःकाल में सर्वाधिक होता है। निष्क्रिय के लिए बोला दिन या दोपहर में होता है। ठीक है, अब दिन या दोपहर में कब होगा आप इसको याद रखें। वाष्पोत्सर्जन कब होगा? दिन में, दोपहर में, रात को तो होगा ही नहीं। तो ये बात सही है, पहला है। दूसरी बात करते हैं, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल है, क्योंकि निष्क्रिय है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी नहीं। इसमें जड़ों में बल उत्पन्न होता है, जड़ों में होता है, सक्रिय मूलदाब के कारण होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में फिट रखें तभी समझ में आएगा। जड़ों में बल उत्पन्न होता है, बिल्कुल होता है। इसमें पौधे के वायवीय भागों में यानी कि प्ररों में बल उत्पन्न होता है, बिल्कुल सर होता है, हुआ भी था, अभी पढ़ा है, भूल सकते नहीं हम। जाइलम में उत्पन्न दाब इसमें धनात्मक होता है, क्योंकि जाइलम में, रूट की जाइलम में होता है, रूट के द्वारा ही होता है, इसलिए धनात्मक है। ये पौधे के वायवीय भागों द्वारा लगता है भूमिगत नीचे की तरफ, तो ये कैसा है? ऋणात्मक तनाव है। ये भी मैं बात कर चुका हूँ। ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ये कैसी परिस्थितियों में होता है? ऑलमोस्ट हमेशा होता रहता है। ठीक है,
इसमें जड़ों की उपस्थिति आवश्यक है, जड़ी नहीं होंगी तो मूलदाब कहीं का बनेगा। ये बिना जड़ के भी हो सकता है, ये बिना जड़ के भी, यानी कि जड़ की उपस्थिति अनिवार्य नहीं। आप कहेंगे कैसे, एक गुलाब की टहनी ले, बोतल में पानी भरिए, गुलाब की टहनी को रख दीजिए, वो हरी बनी रहेगी, यानी कि स्फीत रहेगी, ताज़ा रहेगी, स्वस्थ रहेगी। जल अवशोषण हो रहा है उसमें, जड़ें तो नहीं है। आगे होगी बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके द्वारा अवशोषित जल की मात्रा लगभग 2 से 4% होती है। इसके द्वारा अधिकतम जो अवशोषित जल होता है वो अधिकतम इसी के द्वारा होता है, लगभग 96 से 98%। जो भी है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। इसके द्वारा कटे भाग से रिसाव होता है, हमने देखा है कटे भाग से रिसाव होता है। कि इसमें मूलदाब सिद्धांत का जो एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, बीकर में वो एक टहनी मतलब तने को काट कर उसमें पानी की कांच की नली लगाकर उसमें पारा भरकर ऊपर मैनोमीटर लगाया था, तो रिसाव होता है। इसमें इसके द्वारा जल का रिसाव बिल्कुल ही नहीं होता। अगर आप काट भी देंगे तने को तो जल ऊपर नहीं आएगा। इसमें मूल की भूमिका, रूट की भूमिका प्रमुख होती है। इसमें मूल की भूमिका गौण होती है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पूर्णतः वाष्पोत्सर्जन इस पर डिपेंडेंट नहीं है। आगे ये बात समझ में। मैं आपको वापस बता दूं, कई बच्चे क्या करते हैं, जल अवशोषण और रसारोहण को एक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जल अवशोषण का तात्पर्य है मृदा विलयन से जल का जड़ के जाइलम में प्रवेश करना, और रसारोहण का मतलब होता है कि जड़ के जाइलम से ऊपर चढ़ना। हालांकि ये बात सही है कि वाष्पोत्कर्षण उसमें रोल प्ले करता है, लेकिन रसारोहण का मतलब ही ऊपरी चालन के बारे में बात कर रहे हैं। और वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल सॉल्यूशन टू या इनटू रूट जाइलम। ओके, तो ये बात तो किसकी होगी, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण की बात होगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा पॉइंट या हमारा टॉपिक लगभग पूर्ण हो गया है। मैं जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वाटर, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्थानांतरण 2 तरह का होता है, एक छोटी दूरी का परिवहन, एक लंबी दूरी का। तो जल, खनिज और भोजन है, ये लंबी दूरी के परिवहन में आते हैं। किस में आते हैं, लंबी दूरी के परिवहन में आते हैं। और इस सामान्यतः इनको क्या बोला जाता है, इनको मास फ्लो सिस्टम यानी कि थोक प्रवाह सिद्धांत बोला जाता है। थोक प्रवाह सिद्धांत क्या होता है, मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं ये बिंदु। थोक प्रवाह सिद्धांत क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच दाब के अंतर के परिणाम स्वरूप पदार्थ समूह में होने वाला परिवहन क्या कहलाता है, थोक प्रवाह कहलाता है। और थोक प्रवाह का सबसे मैं बोलूं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि पदार्थ चाहे विलयन में हो या निलंबित अवस्थाओं में, ये एक ही गति से परिवर्तित होता है, जैसे कोई बहती नदी हो, जहाँ अलग अलग पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार एक दूसरे से स्वतंत्र परिवहित होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, मास फ्लो थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, मास फ्लो थ्योरी। इसे बल्क फ्लो थ्योरी भी कह सकते हैं। ये लंबी दूरी का परिवहन या स्थानांतरण के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ हम रसारोहण के टॉपिक को देते हैं विदाई। ये पूरा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली जो PDF नोट्स भेजे जा रहे हैं आप उनको कॉपी करते रहें और वीडियोस देखते रहें। मैं टाइम टू टाइम आपको जो भी PDF उपलब्ध करवाता हूँ उसका वीडियो बना के भी उपलब्ध करवाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ट्रांसपिरेशन पे आएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।